दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्या सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है, क्या है प्रोसेस सिक्योर्ड लोन। अगर आप सिक्योर्ड लोन है और आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, एनपीए के बाद सरफेसी एक्ट में क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के लोन होते हैं, या तो सिक्योर्ड लोन या तो अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिसके बदले आप कोई चीज़ मॉर्गेज की है, जैसे मकान दुकान ज़मीन जायदाद हो, गोल्ड लोन, इस तरह के लोन को, कार का लोन, कारखाना का लोन, इस तरह के लोन को सिक्योर्ड लोन कहते हैं, जिसमें बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास आपके लोन के बदले कोई कीमती सामान मॉर्गेज रहेगा या फिर हाउस लोन हो जाएगा, आपके ज़मीन के कागज होंगे। इन सब चीज़ों को कहते हैं सिक्योर्ड लोन। दोनों की सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। होम लोन, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में के क्राइटेरिया अलग है। अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है और उसकी ईएमआई 3 महीने तक आप नहीं दे पा रहे और आपका अकाउंट एनपीए हो गया, तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास अधिकार है कि आपके जो भी आपने कीमती सामान दिए उसको ऑप्शन करके अपनी वैल्यू को ले और आपके प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेच करके अपना प्रॉफिट ले। लेकिन जब आपके पास अधिकार है, आपको अपने अधिकार मालूम रहेंगे, तो आप पर सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है। उसको कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी लोन हो, अगर उसका 3 ईएमआई बाउंस हो जाए या फिर 92 डेज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। लेकिन जब आपकी एक ईएमआई बाउंस होती है, जब आपकी पहली ईएमआई बाउंस होगी, तभी से बैंक रिकवरी एजेंट्स को आपके पीछे लगा देंगे कि तुम लोग जाओ इस पैसे की वसूली करके लाओ, और वो आपको इतना टॉर्चर करेंगे कि आपको लगेगा कि अब इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन रिकवरी एजेंट्स, अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई तो इसको एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं, जो पहले मंथ में अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आपका एसएमए अकाउंट हो जाएगा। अगर आपकी दूसरी ईएमआई बाउंस हो गई, आपने दूसरे महीने भी पैसे नहीं दिए, तो आपका एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में चला जाएगा, जिसमें बैंक आपको रिकॉल नोटिस देगी कि आप, अगर मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है, आपने 1 साल लोन दिया, उसके बाद लोन नहीं भर पा रहे, तो बैंक सीधे कहेगा कि मुझे 19 साल के पूरे पैसे, ब्याज सहित मुझे पैसे वापस करो। अरे भाई, अगर उसके पास पैसे होता तो लोन ही क्यों लेता। बैंक वाले रिकॉल नोटिस में एक प्रकार की आपको धमकी दे रहे हैं कि आप मेरे पूरे पैसे वापस करिए, वही ब्याज सहित। अरे उसके पास पैसे होता तो आपको पैसे, लोन क्यों लेता। तो दूसरे महीने पे अगर आपकी ईएमआई बाउंस हुई तो आपको रिकॉल नोटिस बैंक दे देगा। जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे और आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, यानी बैंक एनबीएफसी कंपनी को अब आपके पैसे से कोई लाभ नहीं हो रहा है। यानी आपके अकाउंट से, आपके लोन से बैंक एनबीएफसी कंपनी को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, तो उस आपका अकाउंट एनपीए में कर देगा। और एनपीए में करते ही सिक्योर्ड लोन में सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक एनबीएफसी कंपनी को अधिकार है कि आपकी इस जमीन को ऑप्शन करके, सेल करके अपने हर्जाने को, अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप लोग को नाम में ही लग रहा है, सरफेसी एक्ट 2002, यानी सरफेसी एक्ट का जन्म ही 2002 में हुआ। इससे पहले क्या सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं हो रहा था, या फिर सिक्योर्ड लोन की क्या प्रोसेस थी, तो उस समय कोर्ट के ऑर्डर से सिक्योर्ड लोन की प्रक्रियाएं होती थी। हमारा बैंकिंग सिस्टम तो 1843 से ही है, तब से लेकर के 2000 तक सिक्योर्ड लोन में आप कोर्ट की तरह आपकी इसकी प्रक्रिया की जाती थी। लेकिन सरफेसी एक्ट 2002 आने के बाद बैंक के पास एक अधिकार आ जाता है। सबसे पहले वो 13(2) की नोटिस देगा, सेक्शन 32 की नोटिस देगा, जिसमें आपको 60 दिन की मोहलत मिलेगा कि आप अपने लोन को अदाई करके अपने लोन अकाउंट को रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट कर ले। इन 60 दिनों में अगर आपने पैसे का भुगतान नहीं किया, अपने अकाउंट को रेगुलर अकाउंट में नहीं कन्वर्ट किया, तो 13(4) की नोटिस देगी, जिसमें आपको 1 महीने का समय मिलेगा। इस तरह मिला के पूरे 6 माह होते हैं। 3 माह आपका एनपीए हो गया, उसके बाद 2 माह मिलेगा 13(2) की नोटिस आने में, जिसमें आपको 2 माह का समय मिलेगा। फिर एक 13(4) की नोटिस आने में 1 माह का समय मिलेगा। यानी अगर आपने 6 महीने तक लगातार कोई भी ईएमआई सिक्योर्ड लोन की नहीं दे रहे हैं, तो बैंक के पास अधिकार है कि आपकी अमाउंट को सेल कर, आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके आपको अपने लोन की बकाया की अदायगी कर ले। तो इसके बाद
इसके बाद जो होता है बैंक के पास अधिकार है कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करे कि क्या है आपकी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू। इसके बाद बैंक आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा, उसके बाद लोकल अखबारों में निकलवा देगा किस प्रॉपर्टी का ऑप्शन करना है, इस डेट पे करना है, उस दिन ऑप्शन हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन ये ऑफलाइन भी मोड में हो सकता है, ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते बैंक को कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये दोनों में से किसी भी स्थिति में हो सकता है। अगर मान लीजिए इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो बैंक के पास अधिकार है कि आपकी प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर ले, लेकिन इसके लिए उन्हें डीएम साहब के पास जाना पड़ेगा। डीएम साहब के आदेश से ही, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से ही आपके घर पे कब्जा होगा। उसके बाद पुलिस बल के द्वारा आपके सामानों को निकाल करके उस पर सील मोहर बंद करके बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेगी। लेकिन यह तो प्रक्रिया है जब सरफेसी एक्ट आएगी और आपने पैसे का पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी सेटलमेंट होता है दोस्तों, इसमें भी सेटलमेंट होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, बैंक उसको 1 करोड़ में सेल कर रहा है, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी की सही कीमत पे सेल करिए। आप अपने प्रॉफिट को ले करके नहीं निकल सकते हैं। आपका लोन निकल गया तो इससे नहीं, हमारी प्रॉपर्टी की जो रियल वैल्यू है उस पे इसको सेल करिए, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट आ जाए, दो भाइयों का विवाद हो जाए और कोर्ट में केस चलने लगे, तो बैंक के पास इतना समय नहीं है कि आपके डिसीजन का इंतजार करेगी, तो वो भी सोचेगी कि बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके। या फिर तीसरी कंडीशन, अगर आपकी अमाउंट, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत आपके लोन की कीमत से कम हो जाए, तो भी बैंक सेटलमेंट की राह को खोजेगा कि कैसे भी करके सेटलमेंट कराया जा सके। ये तो हो गया कि सेटलमेंट कैसे करना है, लेकिन इसके बारे में जब आपको मालूम होगा तभी आपको लगेगा कि नहीं सेटलमेंट होगा जा सकता है। तो अगर कोई विवाद हो जाए, भाई भाई का विवाद हो जाए और कोर्ट केस हो जाए, तब बैंक एनबीएफसी कंपनी पीछे हटेगी और सेटलमेंट की तरफ जाएगी। या फिर कोई कोर्ट से स्टे आ जाए तब, या फिर आपको लगे कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ है, बैंक 1 करोड़ में सेल कर रहा है, तो उस स्थिति में आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। यानी पूरा कहने का मतलब है सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है, लेकिन उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। और सिक्योर्ड लोन में आप लोगों को लगता होगा कि सिक्योर्ड लोन है, बैंक के पास प्रॉपर्टी है, ऑप्शन कर देगी, तो बैंक इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाती है। आपकी प्रॉपर्टी को ऐने पैने दाम में बेच करके अपना प्रॉफिट ले करके, अपना लोन ले करके निकल जाती है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर्टी है, कोई सिक्योर्ड लोन है और आप उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट के तहत सेक्शन 32 का नोटिस आ गया, 13(4) की नोटिस आ गया, उसके बाद भी आपका सेल के लिए ऑप्शन हो रहा है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी के लिए ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि जो भी रियल रेट हो, आपके अगल बगल जो भी कीमत सही चल रही है उसी पे सेल किया जाए, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ये तो हो गया कि सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है कि नहीं। तो सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ज़्यादातर आपके लोन अकाउंट से ज़्यादा होती है। अगर किसी कारणवश लोन आपका ज़्यादा है और प्रॉपर्टी कम की है, तो बैंक इसमें भी सोचेगी कि सेटलमेंट हो जाए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपकी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।